बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है। आपके 2023 के एग्जाम में जो है यही पेपर पूछा गया था। इसका आज मैं सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा क्योंकि आपके 2024 के एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आपका लगा हुआ है ये बालिकाओं वाला क्वेश्चन पेपर है। ये जो पेपर लगा हुआ है 5 जनवरी को इसका पेपर लगा हुआ है। 6 जनवरी को आपको जो है लड़कों वाला पेपर लगा हुआ है। मैंने लड़कों वाला पेपर जो है ऑलरेडी मैंने सोल्व करा दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा अभी तक तो उसको भी आप देख लेना, प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में मैंने आपके सभी बहुत सारे मैंने यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व कराए हैं। यदि कोई भी पेपर आप उठा के तैयार कर लोगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं पास बिल्कुल हो जाओगे। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे हो उसका मैं लिंक, बॉयज वाला जो मैंने पेपर सॉल्व कराया है उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा। आप मेरा डिस्क्रिप्शन टच करके भी नीचे आपको मिल जाएगा वीडियो, उसको भी देख सकते हैं। चलेगा, यहाँ से मैं इसको आप पूरा का पूरा सोल्यूशन कराने का आज प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है मैंने कि जब से कि मैंने पहले भी बोला है RML यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि आपका पेपर जो है 5 जनवरी को लगा तो मैंने सोचा इसको सोल्व करा दें, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर सेम आपका इसी तरह का आएगा, कोई भी आपका चेंजेस नहीं रहेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इसी तरह का आएगा। ठीक है, आपको जो है 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। पूरा जो है 2 घंटे यहाँ से करने को उसका समय मिलेगा। ठीक है, इसके नंबर जो रहते हैं बच्चों नहीं जुड़ते, लेकिन जो है इस पेपर में आपको पास होना अनिवार्य रहता है, क्योंकि आपका को करिकुलर कोर्स के तहत यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र इस पेपर का नाम ही है। इसलिए पेपर में आपको पास होना अनिवार्य रहता नहीं तो आपको जो है अपना BSc BA BSc कोई भी अपना कोर्स कर रहे हो दोबारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पेपर में आपको पास होना अनिवार्य है। कुछ बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर कितने नंबर इसमें मिल जाए तो हम पास हो जाएं, तो यहाँ से मैं उसका भी डाउट इसी लागे में क्लियर किए दे रहा हूँ। यदि इस पेपर में आप 33 नंबर प्राप्त कर लेते हो, ठीक है, ये पूरा आपका जो है 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पूरा आपका 100 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र है। यदि आप इसमें जो है 33 नंबर यदि आप गेन कर लेते हो, प्राप्त कर लेते हो, तो आप बिल्कुल इस पेपर में पास हो जाओगे। इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। चलेगा, यहाँ से मैं पूरा क्वेश्चन पेपर इसको मैं सॉल्व कराए दे रहा हूँ। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देंगे, जिससे वो भी इस क्वेश्चन पेपर की मदद से इस पेपर में पास हो सके। चलेगा, प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो है OMR सीट, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आपने जो पेपर दिया होगा अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत, इसको OMR सीट आपको मिले होगी, उसी में आपको गोला करना रहता है। सेम इसी तरह वही आपका पेपर उसी बेस पर रहेगा ये भी। चलेगा, हम प्रश्नों की चर्चा किए ले रहे हैं। जो कि आपका पहला प्रश्न दिया हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है ये जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, यानी एनवायरमेंटल आपका कंजर्वेशन से संबंधित है। इसका जो है C वाला विकल्प जो है तीसरा विकल्प इसमें का सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो क्योटो संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल जो बच्चों है इसमें जो क्योटो जो है यानी किस देश से संबंधित है। ठीक है, किस स्थान से संबंधित है। ये जो है जापान से संबंधित है। ठीक है, ये जो है जापान का एक स्थान है, एक प्लेस है। ठीक है, इसमें का C वाला विकल्प इसमें कभी सही रहेगा। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 3 नंबर आपका माता पिता के रूप में हमें अपने पुत्र और पुत्री को सिखाना चाहिए। माता पिता के रूप में हमें अपने पुत्र और पुत्री को क्या सिखाना चाहिए। चलेगा, पर हम विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। जो कि आपका दिया हुआ पहला कि मूल्य आधारित जीवन जीना, ये भी सिखाना चाहिए, एकदम सही विकल्प ये भी आपका। भारतीय परंपराओं और मूल्य का आदर करना और भारतीय कानूनों का पालन करना भी सिखाना चाहिए। इसलिए इसमें का जो है D वाला विकल्प सही रहेगा, क्योंकि उपरोक्त सभी जो है एकदम सही विकल्प हैं। ठीक है, इसलिए इसमें का D वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये प्रश्न, गारंटी लेता हूँ बिल्कुल ये प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी आपके दिवस मनाए जाते हैं, डे जो मनाए जाते हैं, बहुत सारे आपके रिलेटेड प्रश्न आते हैं। जैसा कि डे हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, आपका एड्स दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, इस तरह के जो है जनसंख्या दिवस हो गया, इस तरह से प्रश्न बहुत बनते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आपको विशेषकर ध्यान देना है। चलेगा, विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात कर ले तो ये कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है विश्व का, ये 5 जून को मनाया जाता है। बच्चों, इसमें का जो है कौन सा विकल्प सही रहेगा। C नंबर इसमें का जो है विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि नैतिकता किसका विज्ञान है। नैतिकता जो है किसका विज्ञान है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो विज्ञान है कंडक्ट का विज्ञान है, ये जो है आचरण का विज्ञान है। इसमें का C वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इथोस का अर्थ क्या है। इथोस जो है, इथोस का क्या अर्थ है। इथोस का अर्थ है कंडक्ट, यानी पहला इसमें कभी रहेगा आचरण, इसका अर्थ है इथोस का अर्थ होता है आचरण। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जो कि 7 नंबर आपका दिया हुआ प्रश्न की अग्नि की उड़ान
अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर। जैसा कि मैंने लड़कों वाला मैंने पेपर जो सॉल्व करा, ये क्वेश्चन कॉमन, बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिल रहे हैं। विंग्स ऑफ फायर, ये आपको विशेषकर ध्यान देना है कि विंग्स ऑफ फायर जो है इसके लेखक कौन है, इस जो बुक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। इसका जो है पहला वाला विकल्प आपको लगाना है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर जो इस पुस्तक है इसके लेखक हैं, आथर है, ठीक है। इसके जो पहला वाला विकल्प एकदम सही रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 8 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ कि CSR का जो है इसका काव्यांश क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। CSR का फुल फॉर्म क्या है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये क्या होता है, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें तो C से होता है आपका कारपोरेट, और S से होता है आपका सोशल, और R से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें का जो है पहला वाला विकल्प एकदम सही दिख रहा है, ठीक है। इसलिए जो है आपको पहला वाला इसमें का जो है विकल्प आपको लगा देना है। 8 नंबर का जो है ये आपका निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व जो है इसमें का पहला वाला विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से CSR का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसलिए CSR का फुल फॉर्म जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए पहला वाला इसमें का विकल्प एकदम राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न में बढ़ेंगे, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य है। गांधी जी का जो है स्वराज से क्या तात्पर्य है, यदि इसकी हम बात करें तो, ठीक है। यदि इसकी हम बात करें तो ये आपका 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी का जो है स्वराज से क्या तात्पर्य है। जैसा कि ऑप्शन दिए हुए हैं, देश के लिए स्वतंत्रता, या फिर स्वशासन, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता। यदि इसकी हम बात कर ले तो इसमें का जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, देशवासियों के लिए स्वतंत्रता, अपने देशवासियों के लिए जो है स्वराज से उनका तात्पर्य था कि अपने देशवासियों को स्वतंत्र कराना, देशवासियों के लिए स्वतंत्रता, ठीक है। यानी फ्रीडम फॉर द मेनेस्ट ऑफ कंट्रीमैन, ठीक है। इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 10 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है कि इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने और बेचने का को क्या नाम दिया गया है। इंटरनेट पर जो वस्तुएं जो हैं बेची जाती है, खरीदी जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं। यदि इसकी हम बात कर ले तो उसे कहते हैं ई कॉमर्स कहते हैं बच्चों। इसमें का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। जो इंटरनेट पर वस्तुएं जो हैं खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, उसे जो है ई कॉमर्स कहते हैं। इस पर विशेषकर ध्यान दे देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो है गलत करके आते हैं। वे अधिकतर जो है इंटरनेट खरीदारी लगाकर आते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत रहेगा। ई कॉमर्स के तहत ही वस्तुओं का खरीदा और जो है बेचा जाता है, ठीक है। इसमें का सी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, अब्दुल कलाम जो है 2002 से 2007 तक भारत के जो राष्ट्रपति थे, ये कौन वाले, यानी 8वें वो राष्ट्रपति थे या फिर कौन से थे। यदि इसकी हम बात करें तो ये आपका जो है 11 नंबर प्रश्न आपका ये दिया हुआ, ठीक है। जो अब्दुल कलाम जो थे 2002 से लेकर 2007 तक जो राष्ट्रपति थे, वे 11वें जो है राष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे। इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आध्यात्मिकता का अर्थ क्या होता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो आध्यात्मिकता के क्या अर्थ होता है, स्पिरिचुअली रिफर टू, यानी एक ईश्वर या फिर वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है, या फिर हर किसी के भीतर असंतोषजनक गहरी इच्छा तथा जिस प्रकार से व्यक्ति उस पर इच्छा समाधान करते हैं। या फिर डी वाला ऑप्शन जो दिया हुआ एक साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में पवित्र के माध्यम से महत्व की खोज। इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन सही रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। स्पिरिचुअली रिफर टू ये होता है दिस सर्च ऑफ सिग्निफिकेंस थ्रू द सेक्रेट, यानी विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए शेयर टू बी लाइफ, यानी लाइफ सिस्टम। इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। इसमें आपको लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, यानी बिल गेट्स उसके मालिक हैं, इसके जो है इनकी पत्नी का क्या नाम है। यदि हम इसकी बात कर ले तो इसकी पत्नी का जो नाम है मेलिंडा गेट्स जो है, मेलिंडा गेट्स जो है इनकी पत्नी का नाम है। पहला वाला इसमें का जो विकल्प है एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, यानी रिश्वत अधिनियम 2010 कब लागू हुआ। रिश्वत अधिनियम 2010 कब लागू हुई। यदि इसकी हम बात करें तो ये लागू हुई थी जुलाई 2011 में, ठीक है। जुलाई 2011 में जो है रिश्वत अधिनियम 2010 लागू की गई थी, ठीक है। इसमें का जो सी नंबर जो है एकदम सही रहेगा 14 नंबर का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसको देखेंगे। अजीम प्रेम जी ने स्थापित किया था। अजीम प्रेम जी ने क्या स्थापित किया था। अजीम जी प्रेम जी इन्होंने स्थापित की थी ये अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के जो है इसको कह सकते हैं इसके मालिक हैं, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, हिसाब से देखा जाए इसके फाउंडर हैं, ठीक है। इसलिए जो है अजीम प्रेम जी ने स्थापित किया था अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, ठीक है। इसमें का पहला वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है,
अजीम प्रेम जी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अजीम प्रेम जी के जो है अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? यदि इसकी हम बात कर ले तो वे हैं विप्रो। विप्रो जो है इनके जो सीईओ हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि अजीम प्रेम जी के जो सीईओ हैं, अजीम प्रेम जी के जो सीईओ हैं वे हैं विप्रो। विप्रो जो है इसमें का सी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है, ये जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन भी कॉमन है, मैंने जो लड़कों वाला मैंने जो पेपर सॉल्व कराया है ये क्वेश्चन उसमें भी आपको मिल जाएंगे। सभी बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही मिल रहे हैं, इसलिए मैंने पहले भी बोला कि जो भी यानी लड़कों का जो पेपर होता है और जो लड़कियों का पेपर होता है दोनों में बहुत सारे कॉमन प्रश्न रहता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके 40 से 50% आधे प्रश्न आप कह सकते हो कॉमन ही रहते हैं। इसलिए मैंने पहले भी बोला कि दोनों पेपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यदि आप दोनों देख लोगे एक बार तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप पेपर देने चले जाओगे, पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। यानी बिल गेट्स द्वारा स्थापित माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है। बिल गेट्स द्वारा जो है स्थापित या फिर इस्टेब्लिश जो है सॉफ्टवेयर जो संबंधित है, किससे संबंधित है? वो है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, पहला जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि सॉफ्टवेयर की जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट। इसमें का जो है पहला वाला विकल्प जो एकदम सही रहेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर 17 नंबर का। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। आचार नीति एक विज्ञान है। आचार नीति एक ऐसी विज्ञान है, यह है मानक और आदर्श। जैसा कि ये प्रश्न कॉमन था, ये लड़कों वाले में ये प्रश्न कॉमन था। ठीक है, जो है आचार नीति जो है ये है मानक, स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉर्मेटिव। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है। आचार नीति को उत्तम माना जाता है। आचार नीति को उत्तम मानता है, कौन मानता है? मानक मानता है। ये प्रश्न वही पूछा गया जो पहले अभी रिपीट हुआ है, मानक होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड, जैसा कि मैं स्टैंडर्ड और आइडियल जो पूछेगा ना, आदर्श यानी मानक और आदर्श कोई भी पूछ लेगा। इसी तरह भी कभी दिया रहता कि यानी स्टैंडर्ड अथवा करके दिया रहता मानक, इसी में दिया रहता है, वही क्वेश्चन एकदम सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आचार नीति का जो उत्तम मानता है वो है मानक। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हो कि नैतिकता शब्द ग्रीन शब्द से लिया गया है। नैतिकता जो शब्द है किस ग्रीन शब्द से लिया गया है, किससे लिया गया है? इथोस से लिया गया है। इसमें का जो है पहला वाला विकल्प एकदम बच्चों सही रहेगा, इथोस। ठीक है, इसका जो है 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इथोस जो है पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न का दिया हो कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए जीवन निर्माण भी होना चाहिए, मानव निर्माण भी होना चाहिए, चरित्र यानी कैरेक्टर मेकिंग भी होना चाहिए। इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का एकदम सही रहेगा विकल्प। ठीक है, उनके अनुसार जो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो लाइफ बिल्डिंग होनी चाहिए, मैन मेकिंग और कैरेक्टर मेकिंग, ये सभी होनी चाहिए। इसलिए आपको इसमें का डी वाला ऑप्शन आपको लगाना एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपको दिया कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद जो थे वे किसके शिष्य थे? ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। वे जो थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इसमें का बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, जो है स्वामी विवेकानंद जो थे वे रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार की शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया है? ठीक है, अब्दुल कलाम या फिर ऐसा कह सकते हो कि किस प्रकार शिक्षा को इन्होंने महत्व दिया है। यदि इसकी हम बात कर ले तो वे जो उन्होंने जो महत्व दिया है वैल्यू बेस पर दिया है, यानी मूल्य आधारित शिक्षा पर उन्होंने अपना जो है कहीं ना देखा जाए महत्व दिया है शिक्षा पर। इसलिए इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने यहाँ से दिया हुआ अगला प्रश्न, अब्दुल कलाम आज़ाद ने किससे यानी नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान किया है? यदि इसकी हम बात कर ले तो उन्होंने कहा, माता पिता से भी कहा और शिक्षकों से भी कहा है। इसलिए इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन, ए व बी दोनों सही, इसलिए इसमें का सी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न का 25 नंबर दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनकी पहली मुलाकात में कौन सा प्रश्न पूछा था? उन्होंने पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये प्रश्न पूछा था बच्चों। इसमें का जो पहला वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, हाउ यू सीन गॉड। ठीक है, इसमें का पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। यानी धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था, क्या आधारित था? यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो है प्रश्न दिया हुआ 26 नंबर आपका क्वेश्चन आपके दिया हुआ। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही रहेगा आपका वो रहेगा आपका ट्रस्टशिप जो है पहला वाला, इसमें का जो ऑप्शन है एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानव मूल्य को स्तरों में यानी विकसित किया जाना चाहिए। कैसे विकसित किया जाना चाहिए? इसकी हम बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय
तौर पर या फिर व्यक्तिगत या फिर राष्ट्रीय, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी पर करना चाहिए, इसलिए इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला प्रश्न का दिया कि निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया है। या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता कि गांधी जी के दो फेफड़े कौन हैं, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उनके जो दो फेफड़े हैं वे हैं अहिंसा और सत्य, ये दो हैं, दो इनके फेफड़े हैं। ठीक है, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न का दिया हो कि www का तात्पर्य क्या है, या फिर www का फुल फॉर्म क्या है। यदि इसकी बात कर ले तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म होता है। पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, चलेगा इसको हम बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न की ओर। भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ से सकारात्मक प्रभाव नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, देश की कार्य संस्कृति पर भी पड़ता है, इसके यानी कंट्री की कल्चर भी पड़ता है, देश की सेवाओं पर भी पड़ता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, इसलिए इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, नकारात्मक इफेक्ट इसमें आपका पूछा गया है, इसमें का 30 नंबर का जो है डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपको दिया हो कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। सभी को पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? ए से होता है अबुल, पी से होता है पाकिर, जे से होता है जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, इसमें का बी वाला ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है, इसलिए बी वाला इसमें का ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है, कि भ्रष्टाचार के कारण है, भ्रष्टाचार के क्या कारण है, यदि इसकी हम बात कर ले तो आर्थिक सुरक्षा भी इसका कारण है, आयकर की उच्च दर भी इसका कारण है, लोकतंत्र की जो प्रणाली जो इसका सिस्टम है ये भी इसका जो है कारण ही है, इसलिए इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम लगा देना, एकदम सही रहेगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का साइबर धोखे से बचने के लिए अपना पासवर्ड जो है कभी भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए बच्चों, इसमें का जो पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, साइबर धोखे से आपका 33 नंबर आपका जो क्वेश्चन आपका दिया है, ये साइबर धोखे से बचने के लिए अपना पासवर्ड जो है किसी से साझा नहीं करना चाहिए, इसमें का पहला वाला लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा विकल्प। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपको दिया हुआ है कि निगमित प्रशासन है। निगमित प्रशासन क्या है? यदि निगमित हम प्रशासन की बात करें तो तंत्र का संग्रह है, या फिर भारतीय कॉर्पोरेट है, या फिर मानक संहिता है, या फिर उपभोक्ता संरक्षण कानून है, इसमें का जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, इसमें का जो है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा, डी नंबर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि साइबर सुरक्षा है। साइबर सुरक्षा क्या है, यदि इसकी हम बात कर ले तो साइबर सुरक्षा क्या है, चलेगा इसके बाद हम कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि साइबर सुरक्षा मैलवेयर की से सुरक्षा प्रदान करती है, और साइबर सुरक्षा साइबर आतंकियों से सुरक्षा प्रदान करती है, और साइबर सुरक्षा यानी हमलों में एक प्रणाली की रक्षा करती है। एक हिसाब से देखा जाए तो सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी वाला लगाना एकदम सही रहेगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन का डी वाला सही है ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विद्यार्थी के लिए लाभदायक नहीं है। विद्यार्थी के लिए क्या लाभदायक नहीं है, चलेगा हम देखते हैं विकल्पों की ओर। जैसा कि पहला विकल्प दिया हो कि अत्यधिक समय फेसबुक पर सक्रिय रहना, या फिर अत्यधिक समय व्हाट्सएप ट्विटर पर जो है सक्रिय रहना, या फिर बाहरी खेलों के लिए अनिच्छुक रहना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके जो है लाभ नहीं है कोई भी, इसलिए यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया कि विद्यार्थी के लिए लाभदायक नहीं है, यानी लाभदायक नहीं यानी हानिकारक है, तो सभी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए सभी ही बच्चों के लिए हानिकारक ही है, इसलिए इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन आपको लगाना है, एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है कि वैश्विक तापन संबंधित है। वैश्विक तापन जो संबंधित है किससे संबंधित है, वो तो संबंधित आपका वातावरण ताप वृद्धि से संबंधित है, इसमें का बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ कि वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व है, यानी वैश्विक तापन के लिए कौन सी गैस जो है सबसे सर्वाधिक जो है इसका कारक है, या फिर कह सकते हैं उत्तरदायित्व है किस गैस का। यदि हम 38 नंबर प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो ये जो है CO2 जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वैश्विक तापन के लिए जो है सर्वाधिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, इसमें का जो है ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा। ठीक है, CO2। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पौधारोपण भी करना चाहिए, ईंधन चलित वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, ये भी सही ऑप्शन है, और साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, सभी ऑप्शन ही एकदम सही हैं, इसलिए आपको डी वाला लगा देना, एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि AG मार्क मानक की गारंटी है। AG मार्क जो होता है मानक की क्या गारंटी देता है, वो गारंटी देता है क्वालिटी की, गुणवत्ता की देती ही गारंटी, इसमें का डी वाला ऑप्शन सही रहेगा।
फिर आपका 10 फरवरी 2016 को रतन टाटा ने अपनी जो है किस फर्म में निवेश किया था, यदि इसकी हम बात कर ले तो जो आपका 10 फरवरी 2016 को रतन टाटा ने अभी किस फर्म में निवेश किया है, ये आपका जो प्रश्न दिया हुआ है 41 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा आपका, यानी इन्वेक्ट आपका ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने जो है निवेश किया है, इसमें का पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर आपका सृष्टि के मूल तत्व हैं। सृष्टि के मूल तत्व क्या है? 5 तत्व हैं, जैसा कि सभी को पता है 5 तत्व होते हैं सृष्टि के मूल तत्व। ठीक है, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है कि वैदिक सुविधा क्या है। यदि हम वैदिक सुविधा की यदि हम बात कर ले, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसा कि आपका दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कारक एक समस्या है, या फिर क्या सही है क्या गलत है के बीच में संघर्ष, या फिर एक पेशेवर यानी दुविधा के समान, या फिर मूल के बीच नैतिक संघर्ष। इसमें का जो है ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। मॉरल आपका कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आपका यहाँ से दिया हुआ है वैल्यू, इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन लगाना एकदम सही रहेगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा कौन सा है। साइबर सुरक्षा का जो है नैतिक मुद्दा कौन सा है, इसकी हम बात करें तो ये गोपनीयता का आक्रमण भी है, हैकिंग भी है, और का फ्रिजमेंट की कॉपीराइट ये सभी इसके मुद्दे ही हैं साइबर सुरक्षा के, इसलिए उपरोक्त तो सभी इसमें का राइट रहेगा डी वाला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न का 45 नंबर दिया कि पर्यावरण शब्द की जो है उत्पत्ति फ्रेश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्यावरण की शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, यदि इसके हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है आपका इन्वायरोनर। ठीक है, इन्वायरोनर जो है इसका अर्थ होता है, इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 45 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखेंगे प्रथाओं का समूह जो स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, यानी प्रथाओं का समूह जो स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यदि इसकी हम बात कर ले तो उसे कहते हैं हाइजीन, यानी स्वच्छता उसे कहते हैं। पहला वाला इसमें का जो ऑप्शन है एकदम सही रहेगा 46 नंबर का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि बायोस्फीयर शब्द का अर्थ क्या होता है। बायोस्फीयर शब्द का जो है अर्थ क्या होता है, यदि हम इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है एटमॉस्फेयर एंड आपका लिथोस्फीयर, यानी वायुमंडल और स्थल मंडल, इसका अर्थ होता है आपका बायोस्फीयर का। इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि पारतंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। इकोसिस्टम जो शब्द है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, या फिर इसने किसकी इकोसिस्टम शब्द की किसने खोज की, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यदि इसकी हम प्रश्न की बात कर ले 48 नंबर क्वेश्चन की, तो जो आपका टेंसले जो थे इन्होंने इसकी खोज की थी। इसमें का यानी दूसरा इसमें का जो बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही रहेगा। ठीक है, टेंसले ने। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि सामान्यतः ऊर्जा का मापन किया जाता है, किस में ऊर्जा का मापन किया जाता है, कैलोरी में किया जाता है, सभी को पता होगा। पहला वाला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। फिर हरित प्राधिकरण कार्यालय जो है कहाँ स्थित है, यदि इसकी बात करें तो ये जो है दिल्ली में स्थित है। इसमें का सी वाला ऑप्शन 50 नंबर का एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि कौन पर्यावरणीय चिंता नहीं है। इसमें से कौन सी इन्वायरमेंटल जो है देखा जाए तो कंजर्वेशन ये कंसर्न नहीं है। ठीक है, चिंता नहीं है। तो वैश्विक तापन ये भी चिंता ही है। ओजोन परत का क्षरण ये भी चिंता का ही विषय है। अम्ल वर्षा ये भी चिंता ही है कहीं ना कहीं देखा जाए। लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये इस चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको डी वाला लगा देना है, क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया कि कौन सा पर्यावरणीय चिंता नहीं है। ठीक है, जो विकास जो है पर्यावरण से कहीं भी संबंध नहीं रखता है, इसलिए जो है इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अजैविक को भी कहा जाता है। अजैविक को क्या कहा जाता है, अजैविक को कहा जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें का बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, भौतिक वातावरण या फिर पर्यावरण। फिर अगला प्रश्न का दिया हो कि एक पारितंत्र में पौधे होते हैं। एक पारितंत्र में जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, आपका 53 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही कॉमन प्रश्न है। पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। आपका प्रोड्यूसर होते हैं। फिर आपका पारतंत्र के द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। पारतंत्र के जो होता है इसमें द्वितीयक उपभोक्ता क्या कौन होते हैं चलेगा। इसमें प्रश्न में थोड़ा हम चर्चा किए ले रहे हैं, क्योंकि पारतंत्र की यहाँ से बात आ जाती है, बहुत सारे बच्चे जो गलत करके आते हैं प्रश्न में। ठीक है, यदि इसके हम पारतंत्र की हम बात करें तो इसमें आते क्या हैं, मान लो आपका पारतंत्र दिया हुआ। ठीक है, इसमें जो है पौधे आते हैं। सबसे पहले पौधे जो होते हैं, ठीक है, मान लो पौधे आपके दिए हुए हैं,
मान लो कि पौधे दिए तो पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। अब आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इस जो पौधे को खाते हैं वे आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? यदि हम प्राथमिक उपभोक्ता की यदि हम बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे हो गया आपका, प्राथमिक उपभोक्ता में आपके आते हैं शाकाहारी जीव, जैसा कि आपका बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस होगी, इस तरह के जो आते हैं, हिरन वगैरह, ये सब जो है शाकाहारी के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। प्रथम उपभोक्ता में जो है शाकाहारी आते हैं, ठीक है, शाकाहारी। और द्वितीय में क्या आते हैं? द्वितीय में जो आते हैं बच्चों, इसमें सर्वाहारी और मांसाहारी भी आते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्वाहारी आते हैं, ठीक है, सर्वाहारी। और तृतीयक में एक हिसाब से देखा जाए तो मांसाहारी भी तृतीयक में आता है, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है जो द्वितीयक में भी मांसाहारी आता है। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो प्राथमिक जो है में आपका जो है शाकाहारी हो जाएंगे प्राथमिक में, और द्वितीयक में हो जाएंगे सर्वाहारी, यानी सर्वाहारी हो जाएंगे। द्वितीयक में आपको सर्वाहारी लगाना है, सर्वाहारी, ठीक है। यदि सर्वाहारी यदि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप शाकाहारी पर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सर्वाहारी ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आपको सर्वाहारी वाले ऑप्शन पे आपको लगाना रहेगा, डी वाला इसमें का सही रहेगा। यदि सर्वाहारी ऑप्शन जो नहीं दिया हुआ है तो आप मांसाहारी पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि सर्वाहारी में बहुत सारे ऐसे भी जीव आते हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मान लो पहला जैसा कि पेड़ पौधे उसको खाते हैं, यानी शाकाहारी जानवर, फिर शाकाहारी जो जानवर हो तो उसको मनुष्य खाता है या फिर जीव जंतु खाते हैं, इस तरह से आता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्न में से वन संरक्षण से संबंधित है। यदि हम इसकी बात करें तो वन संरक्षण से कौन से संबंधित है? वो संबंधित है साइलेंट वाइली, यानी साइलेंट वाइली जो है ये वन संरक्षण से संबंधित है, इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर आपका वन जीव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वन्य जीव जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, यदि इसकी हम बात कर ले तो 56 नंबर क्वेश्चन की, इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये जो है जैव नियंत्रक कारक है, ठीक है, जैव नियंत्रक जो है बायोलॉजिकल एजेंट है, इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हो कि एक जात जिसके विलुप्त होने का खतरा है, एक जात जिसकी जो है विलुप्त होने का खतरा है वो है संकटग्रस्त, इसमें का जो है पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न को दिया हो कि वायु प्रदूषण का कारक है, इसका पोल्यूशन का कारक कौन है? यदि इसकी हम बात कर ले तो इसका जो कारक है कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे ज़्यादा जो है स्मोक यानी धुआं इसका कारक है, इसका फैक्टर है, ठीक है, बढ़ाने में इसको, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा 58 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ कि मुख्य प्रदूषण करता है, मुख्य प्रदूषण करता कौन है? यदि इसकी हम बात कर ले तो वे हैं आपका हाइड्रोकार्बन गैस, इसमें जो आपका दिया हुआ है सी नंबर आपका 59 नंबर क्वेश्चन का जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपका हाइड्रोकार्बन गैस जो है ये प्रदूषण करता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि लाइकेन शहर में नहीं मिलते हैं क्योंकि, लाइकेन जो है शहर में नहीं मिलते हैं क्योंकि ये जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? क्योंकि ये लाल शैवाल व फिर कवक अनुपस्थित होते हैं, या फिर नमी ना होने के कारण, या फिर SO2 प्रदूषण के कारण, या फिर प्राकृतिक आवास नहीं मिलता है। जो आपका लाइकेन जो होते हैं शहरों में नहीं मिलते, इसका क्या कारण रहता है? यदि इसकी हम बात कर ले 60 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो ऑप्शन सही रहेगा आपका जो SO2 होता है, SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, प्रदूषण के कारण जो है ये लाइकेन शहरों में नहीं मिलते हैं, इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि प्रदूषण के कुछ जो है विश्वसनीय सूचक हैं, इसके जो इंडिकेटर हैं, ठीक है, पोल्यूशन के एलिजिबल। यदि इसकी हम बात कर ले तो प्रदूषण के जो कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, जैसा कि आपका ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 61 नंबर का आपका प्रश्न जो दिया हुआ है, इसमें का जो है सी नंबर एकदम सही रहेगा आपका लाइकेन, और इसमें का जो दिया हुआ मास जो दिया हुआ है, इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि जल प्रदूषण का मुख्य कारक है, जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? यदि इसकी हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये आपका 62 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें का जो ऑप्शन सही रहेगा औद्योगिक दो व्यर्थ जो होती है, इसका जो है कारक है, मुख्य कारक है, ठीक है, इसमें का जो है सी नंबर सही होगा। फिर आपका DDT जो है एक क्या है? DDT एक क्या है? यदि इसकी हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। DDT की यदि हम बात करें तो या एंटीबायोटिक है, या फिर उर्वरक है, या फिर जैविक। DDT जो होता है कीटनाशक है, इसलिए आपको जो अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक है, इसमें का जो है लगाना है सी नंबर एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि
जल व मृदा प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। जल और मृदा प्रदूषण का जो एक स्रोत है, प्रमुख कौन सा स्रोत है, यदि इसकी हम बात कर ले तो कृषि उपयोग भी इसका स्रोत है, खदान भी है, यानी ताप बिजली घर भी इसका जो कहीं ना कहीं देखा जाए इसका स्रोत है। इसलिए आपको डी वाला इसमें का कोड करना एकदम सही रहेगा, डी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन का आपका डी वाला सही है। फिर आपका 65 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि आपका जो दिया हुआ है लवणीकरण होता है, ये क्या होता है, अत्यधिक खेती के कारण भी होता है, खराब अपवाह के कारण भी होता है, इसलिए इसमें का सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 66 नंबर की जल प्रदूषण का कारण है। यदि इसकी हम बात करें तो इसका जो कारण है इंडस्ट्री जो इन्फ्लुएंस जो होता है, यानी औद्योगिक जो बाह्य स्राव जो होता है, इसी इसका कारण होता है। ठीक है, जल प्रदूषण कारण मतलब जो आपके फैक्ट्री वगैरह से जो निकलने वाला जो दूषित होता है ना, वही केमिकल, वही इसका मेन कारण है। ठीक है, जल प्रदूषण का, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपको दिया होगा कि धुएं के मुख्य प्रभाव का एक कारण है। धुएं का एक मुख्य, धुआं जो होता है इसका जो मुख्य प्रभाव का कारण क्या है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो प्रश्न आपका दिया हुआ है 67 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो कारण है रंध्र बंद होने का। ठीक है, इसमें का जो बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि जेट जहाज से निकलने वाला मुख्य वायु प्रदूषक है। जो आपका जेट जो हवाई होते हैं, जहाज होते हैं, इससे निकलने वाला कौन सा प्रदूषक तत्व है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये आपका 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो है निकलता है आपका फ्लोरोकार्बन से निकलता है। इसमें का बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, फ्लोरोकार्बन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि नई दिल्ली के वाहन से कौन सा रेचक प्रदूषक नहीं निकलता है। नई दिल्ली के जो वाहन से कौन सा जो है रोचक प्रदूषक नहीं निकलता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो जो राख होती है बच्चों नहीं निकलता है, और SO2 हो गए, जैसा कि आपका CO हो गया, आपका हाइड्रोकार्बन से सभी निकलते हैं, लेकिन राख जो है ये नहीं निकलता है, इसलिए इसमें का एकदम बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि मुख्य वायु प्रदूषक है। यदि इसकी हम बात करें तो मुख्य वायु प्रदूषक जो है क्या है, वो है आपका CO। CO क्या होता है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए नंबर 1 पे आपका आता है CO, फिर आता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका CO होता है ये होता क्या है, चलिए भाई इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। CO आपका होता है क्लोरो मोनोऑक्साइड होता है। ये जो है वायु प्रदूषण जो है इसका प्रमुख कारण होता है। ठीक है, प्रदूषण का, इसलिए देखा जाए एक हिसाब से इसमें जो CO होता है ये वायु प्रदूषण कारक होता है, और जो आपका CO2 होता है, जो आपका CO होता है ये वायु प्रदूषण का कारक होता है। ठीक है, आपका CO2 जो होता है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो वातावरण के जो गर्म करने के लिए जो है इसकी इसे जाना जाता है, इसके टेम्परेचर के लिए जाना जाता है एटमॉस्फेयर के। और जो आपका, और जो एक हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है यहाँ से जो प्रश्न आपका दिया हुआ है कभी पूछ लेता है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वो जो है ओजोन लेयर को क्षत यानी खतरा पहुंचाने के लिए जानी जाती है। इसलिए इसमें का जो ऑप्शन रहेगा वायु प्रदूषक जो है सबसे ज़्यादा CO है, यानी ये जो दिया हुआ है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इसके कारण ही वायु प्रदूषक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आती तो है वायु प्रदूषक के अंतर्गत जो है CO2 भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका मुख्य प्रदूषक है, इसका सोर्स जो है वो है आपका CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें का पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मुख्य अथवा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। मुख्य अथवा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है किससे होता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो आपका वाहित मल से होता है, या फिर घरेलू अपमारजनक, या फिर पेस्टिसाइड से, या फिर ऑटोमोबाइल रेचक तथा उद्योगों के रसायनों से, या फिर कीटनाशक से। यदि इसकी हम बात कर ले तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होता है मुख्यतः, ये आपका जो है 71 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का C ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑटोमोबाइल रेचक तथा उद्योगों के रसायन से, इसमें का C वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि प्रदूषक का पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषक का जो पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है किस पर पड़ता है, एक स्थान की प्राकृतिक वनस्पति पर भी पड़ता है, वातावरण की प्राकृतिक संतुलन पर भी पड़ता है, और प्राकृतिक भू रासायन चक्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए डी वाला इसमें का ऑप्शन लगा देना आपको, उपरोक्त सभी एकदम सही रहेगा। फिर पेड़ की कटाई यानी पेड़ की कटाई घटती है, पेड़ की जो कटाई यदि की जाए तो इससे क्या कारण है या फिर इसके क्या दुष्प्रभाव है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। पेड़ की कटाई से क्या घटता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो वो घटती है वर्षा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि पेड़ की कटाई यदि पेड़ कम होंगे तो वर्षा जो है घटती है इससे, यानी जब भी पेड़ ज़्यादा होंगे तो वर्षा का मेन कारण जो है पेड़ पौधे ही हैं।
पेड़ ज़्यादा होंगे तो वर्षा ज़्यादा होगी, यदि पेड़ काट दोगे तो वर्षा कम होगी। इसलिए इसका जो संबंध है वर्षा से संबंध है। पेड़ की यदि कटाई से क्या घटता है तो वर्षा घटती है, जितने ज़्यादा पेड़ उतनी ज़्यादा बारिश। इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, रैन, आपका रेनफॉल। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि वायु बिना जीवन, वायु बिना जो जीवन है असंभव है। इसमें का डी वाला आपको लगा देना, एकदम सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वायु के बिना जो है जीवन जो है जीना कहीं ना कहीं देखा जाए इम्पॉसिबल है। इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जलीय तंत्र में आसानी से गत करने वाले जीव कहलाते हैं। जलीय तंत्र में आसानी से गत करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये आपका 75 नंबर आपका क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पादक पलक जो होता है, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि पारतंत्र में होते हैं, पारतंत्र में जो होते हैं जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा किसी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हरे पादक हैं, क्योंकि क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए इसमें कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। वे विस्तृत रूप से वितरित होते हैं, वे मृदा में भली प्रकार स्थित होते हैं, केवल उन्हीं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की CO2 को स्थिर करने की क्षमता होती है। इसलिए सभी विकल्प सही, इसलिए डी वाला आपको लगाना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 78 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता यानी उत्पादकता के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति जो है सबसे अनुपयोगी है, उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो प्रश्न आपका दिया हुआ है फिर से पढ़ेंगे। प्राथमिक यानी उत्पादकता के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति जो है सबसे अनुपयोगी है, उपयोगी नहीं यानी अनुपयोगी है। इसमें जो है गुफा जो है अनुपयोगी है, इसमें का सी वाला लगा देना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जल तंत्र को नियंत्रित करता है, जल तंत्र को कौन नियंत्रित करता है। वन जो होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी विस्तार से बताया मैंने कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए यही वन चक्र का नियंत्रित करता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे उतनी ही ज़्यादा रेनफॉल होगी यानी उतनी ही ज़्यादा बारिश होगी। पेड़ ज़्यादा काट दिए जाए तो बारिश की जो है कहीं ना कहीं देखा जाए संभावना कम हो जाएगी। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए एकदम। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि घास स्थल इकोतंत्र यानी परतंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, पिरामिड कैसा होगा, एकदम सीधा होगा। इसमें का बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 80 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही है। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये भी सदैव सीधा होता है। पहला वाला ऑप्शन इसमें का सही रहेगा, ऑलवेज राइट यानी अपराइट। फिर पादक आपका जो पलवक होते हैं, पादप जो पलवक होते हैं वे क्या होते हैं, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये आपका 82 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। वो होते हैं आपके स्वपोषी होते हैं। पादप पलवक जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, पहला वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि पारतंत्र के दो घटक हैं, पारतंत्र के जो दो घटक हैं जैविक और अजैविक घटक हैं। बहुत ईजी प्रश्न है, अभी ये प्रश्न आगे भी रिपीट हो चुका है। इसमें का सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। पारतंत्र में खाद्य स्तर कहलाता है, पारतंत्र में जो खाद्य स्तर जो स्तर होता है, फूड जो स्तर होता है, लेवल होता है, वह क्या कहलाता है। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये आपका प्रश्न जो आपका दिया हुआ है 84 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पोषी स्तर हो जाएगा, ट्रॉफिक लेवल, इसका ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पारतंत्र में जो खाद्य स्तर कहलाता है पोषी स्तर कहलाता है, पहला ऑप्शन सही है इसमें का। फिर खाद्य श्रृंखला के आधारीय जीव हैं, खाद्य श्रृंखला के लिए आधारीय जीव क्या है, यदि इसकी हम बात करें तो 85 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषी पादप जो होते हैं वे खाद्य श्रृंखला के आधारीय जीव होते हैं। इसमें का बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन, यदि इसकी हम बात करें तो निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है, इसमें से कौन सा जो है उर्वरक नहीं है। यदि इसकी हम बात करें तो DAP ये भी उर्वरक है, खेतों में पड़ती है। आपका NPK ये भी आपका उर्वरक ही है। यूरिया भी उर्वरक ही है, खादों में पड़ती है खेतों में। लेकिन जो आपका बी नंबर आप प्रश्न दिया हुआ है गेमोक्सिन जो है ये एक उर्वरक नहीं है। लेकिन ये जो उर्वरक नहीं है प्रश्न भी आपका पूछा गया कि कौन सा उर्वरक नहीं है, इसलिए आपको सी वाला लगा देना एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि निम्न में से कौन कीटनाशक नहीं है, कौन कीटनाशक नहीं है। यदि इसकी बात करें तो DDT जो होता है कीटनाशक, मैंने पहले भी बोला। और आपका गेमेक्सिन जो ये भी कीटनाशक है, और यूरिया ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कीटनाशक के ही देखा जाता है इसको। लेकिन जो आपका 2,4-D जो होता है ना, ये जो है पतवार नाशक होती है, ये जो दवा होती है पतवार नाशक होती है, ठीक है। इसलिए आपको जो है ये कीटनाशक नहीं, इसलिए आपको बी वाला ऑप्शन लगा देना एकदम सही रहेगा, ठीक है।
ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या जो है नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? वो होती है सौर ऊर्जा से। जो ऊर्जा बनती है इससे प्रदूषण बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक है। इसमें का जो है डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है? अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण कौन करता है? पॉप संगीत करता है, या फिर निर्वाचन रैली करती है, या फिर भारी ट्रक के हॉर्न करते हैं, फिर जेट उड़ान करते हैं? सबसे ज़्यादा तो ध्वनि करते हैं भारी ट्रक हॉर्न करते हैं, होना चाहिए इसमें का सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। निम्न में से किस देश की जनसंख्या जो है भारत से अधिक है? निम्न में से किस देश की जनसंख्या जो है भारत से अधिक है? यह प्रश्न अगली बार पूछा गया था, लेकिन यह प्रश्न जो है इस बार नहीं पूछा जाएगा। इस बार पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी किस देश की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए 2023 की लेटेस्ट जनगणना के हिसाब से हम चर्चा करें तो भारत जो है विश्व का सबसे प्रथम स्थान हो गया है। देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से जो है विश्व में सबसे बड़ा स्थान जो है इंडिया का है। अभी लेटेस्ट की जो आपके हुई है जनगणना, उसमें जो है भारत जो है चीन को पिछाड़ दिया है। एक हिसाब से देखा जाए तो इस समय जो है लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है इंडिया की है, ठीक है। इसलिए अब जो भी प्रश्न आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन है, तो भारत आपको कोड करना रहेगा, ठीक है। एकदम सही विकल्प आपका रहेगा। आपको जो है इसमें भारत ही आपको लगाना रहेगा। यदि यदि हम पॉपुलेशन की बात कर चलेगा 90 नंबर की जो आपके इसमें जनसंख्या जो दी हुई है, चले भाई इस पर हम थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि चीन की जनसंख्या प्रेजेंट टाइम पर कितनी है और भारत की जनसंख्या प्रेजेंट टाइम पर कितनी है। थोड़ा सा यहाँ से हम समझ लेते हैं, क्योंकि भारत जो है लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है पॉपुलेशन के हिसाब से विश्व का। तो सबसे पहले यहाँ से हम जनसंख्या की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। चलेगा सबसे पहले हम भारत की देखते हैं कि जनसंख्या कितनी है भारत की, अपने भारत की, ठीक है। यदि हम भारत की बात करें तो कितनी जनसंख्या इसकी है? इसकी जो जनसंख्या है बच्चों 182.86 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है। 182.86 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है। और यदि हम चीन की जनसंख्या की हम चर्चा करें तो चीन की जनसंख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम पर? उसकी जनसंख्या है 182.56 कितनी? 182.56 करोड़। भारत की है 142.86 करोड़ जनसंख्या प्रेजेंट टाइम पर, और चीन की जनसंख्या जो है 142.56 करोड़ ही है। क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो है ज़्यादा है। इसमें 30 जो है इसमें जो पॉइंट के बाद जो दिया हुआ है इसमें ज़्यादा है। एक हिसाब से देखा जाए तो जो है लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है भारत विश्व में पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कोविड के कारण जो है चीन में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण जो है चीन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ में देखा जाए तो पीछे भी चढ़ गया है। वहाँ पर कानून ने भी कुछ सख्ती कर दी है, जिसके कारण वहाँ से पॉपुलेशन जो है एकजुट करके जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है, ठीक है। इसमें जो है आपको यदि पूछा जाएगा तो आपको भारत जो है विश्व का पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा देश बन चुका है, लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 91 कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है आपका UNEP, ये जो है किसने के द्वारा जो है शुरू किया गया था? यदि इसकी बात करें तो ये शुरू किया गया था आपका यूनाइटेड आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चला गया था। इसमें का बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों, बी वाला, ठीक है। ये आपका 91 आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। फिर अगला प्रश्न और बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अर्थ आवर कार्यक्रम संबंधित है। अर्थ आवर जो कार्यक्रम जो है प्रोग्राम है ये किससे संबंधित है? यदि इसकी बात कर ले, ये 92 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ये जो संबंधित है ये संबंधित है पृथ्वी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने का जो संतोष यानी सांकेतिक कार्यक्रम जो है ये इसी से संबंधित है, ठीक है। इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन इसमें का भी सही एकदम रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि NGT का पूरा नाम क्या है? NGT ये प्रश्न कॉमन था, लड़कों वाले में भी प्रश्न पूछा गया था। NGT N और GT, NGT जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। NGT जो है यदि NGT की बात करें तो N से होता है नेशनल, G से होता है ग्रीन, T से होता है ट्रिब्यूनल यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो इसका फुल फॉर्म होता है। पहला वाला ऑप्शन एकदम सही दिख रहा होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि NGT ने किस यानी सामग्री से बनी पतंग की जो डोर पर प्रतिबंध लगाया था? जो प्रतिबंध लगाया था NGT ने किस सामग्री से बनी पतंग पर? यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो है 94 क्वेश्चन का जो है
पहला ऑप्शन सही है। नायलॉन से बनी जो पतंग की डोर है इस पर प्रतिबंध लगाया था एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन आपका ट्रिब्यूनल जो थी इस पर प्रतिबंध लगाई थी नायलॉन पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, साइबर अपराध का नियंत्रण किया जा सकता है। साइबर अपराध का जो नियंत्रण है कैसे किया जा सकता है? साइबर शिक्षा द्वारा भी किया जा सकता है, साइबर जागरूकता के द्वारा भी इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो नियंत्रण किया जा सकता है, और साइबर कानून द्वारा भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए आपको डी वाला लगाना एकदम सही रहेगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपका दिया होगा, साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो उठाए हैं। साइबर पुलिस थानों की स्थापना भी की है, साइबर धोखों के लिए हेल्पलाइन स्थापित भी की है, और साइबर कानून बनाया है, ये भी देखा जाए तो। इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का भी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें का राइट है। वायु गुणवत्ता इंडेक्स क्या है? वायु गुणवत्ता इंडेक्स क्या है, यानी AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये क्या है? ये जो है पहला ऑप्शन जैसा कि दिया हुआ है कि यह ध्वनि प्रदूषक के बारे में बताता है। ध्वनि के प्रदूषक के ये तो ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि एयर यानी वायु के से संबंधित है। यह वायु की गति में सल्फर को मुख्यतः मापता है, ये भी गलत है। और यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर को मापता है, ये भी गलत है। यह जो हवा के रंग की जांच करता है, इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह जो है वायु की गुणवत्ता को मापता है। ठीक है, इसमें का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी IQ जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु की गुणवत्ता को मापता है, इसमें का जो है एकदम सही रहेगा, इसमें का डी वाला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि यदि कोई हरा वृक्ष काट रहा है तो आप क्या करेंगे? यदि आप हरा वृक्ष काट रहे हैं तो उससे पहले काटने से रोकेंगे भी, और बाद में जो है वन अधिकारी को सूचित भी करेंगे। इसमें का जो है सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ए व बी दोनों इसमें का राइट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सीधा ओजोन के संकेतक के रूप में सहायता करता है? ओजोन के संकेतक के रूप में कौन सा, ओजोन लेयर को कौन जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको संकेतक या फिर इसको प्रभाव पहुंचाता है? तो जो तंबाकू आपका होता है ना, तंबाकू जो होता है ना, ये जो है ओजोन परत को कहीं ना कहीं देखा जाए संकेतक के रूप में सहायता करता है। ठीक है, इंडिकेटर के रूप में जो है सहायता करता है। इसमें का जो है 99 का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वन संरक्षण अधिनियम जो है, ये जो दिया हुआ है आपका, इसको हम देखेंगे। वन संरक्षण अधिनियम जो है ये 1980 कब लागू हुआ था? यदि इसकी हम बात कर ले, वन संरक्षण अधिनियम जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980, ये कब लागू हुआ है? यदि इसकी हम चर्चा करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ये जो लागू किया गया था 1 अक्टूबर 1986 को लागू किया गया था। इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, मैंने आपका पूरा 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, सारे के सारे प्रश्न। यदि इसको आप देख लेते हो तो जो मैंने एक लड़कों का पेपर मैंने जो सॉल्व कराया है उसको भी एक बार देख लेना है। ठीक है, मैंने तो वैसे देखा जाए तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में एक बार देख लेना कि हो सकता है मैंने आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया हो, इसलिए सभी वीडियो देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके अपने यूनिवर्सिटी के लिए। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।